नमस्ते फ्रेंड्स, क्विक फिक्स प्रो के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं एक जर्नल मिथ के बारे में। क्या अपनी गाड़ी को इंजन जो है उसका हमारे को वार्म अप करने की जरूरत होती है? सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास में मॉडर्न कार है, मॉडर्न कार में बात करूं तो 4 से 5 साल पुरानी भी है, तब भी आपको गाड़ी को वार्म अप करने की जरूरत नहीं होती है कि उसके नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे पहुंचने का आप इंतजार करेंगे, उसके बाद में गाड़ी को मूव करेंगे। अब ये कहानी नहीं बची है। जब पुराने इंजन आते थे, कार्बोरेटर वाले इंजन आते थे, उनमें ये जरूरत होती थी। या फिर जो बाइक्स भी हैं, अब तो BS6 आ गया, वहां पे भी ऑक्सीजन सेंसर ये वो दुनिया भर के लगना शुरू हो गए। जो कार्बोरेटर वाली बाइक्स आती थी उनमें ये जरूरत होती थी कि थोड़ा सा उसको वार्म अप करने के बाद में तब हमारे को जो चलने की जरूरत होती थी, और ये बताया भी जाता था कि वार्म अप कर लो भाई इंजन से पहले। बट मॉडर्न कार्स की मैं बात करूं, जो अभी गाड़ियां आ रही हैं पिछले 4-5 साल से, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूल इंजेक्टेड जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, जहां पे भी ये सेंसर वेंसर लगे हैं, भले कितनी भी पुरानी गाड़ी हो, ऑक्सीजन सेंसर हो गया, आपका मैप हो गया, IAC हो गया, सारी जितने भी सेंसर वेंसर लगे हैं, सारा इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके ECM को। ECM डिसाइड करता है आपका फ्यूल रेशो। पुरानी गाड़ियों में जब कार्बोरेटर होता था उस टाइम पे फ्यूल रेशो डिसाइड करता था आपका कार्बोरेटर, बट कैसे? मैनुअली। तो अब उसको पता नहीं है कि बाहर में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, वहां पे ना तो वहां पे सेंसर लगा है, बैरोमीटर भी नहीं लगा है कि हाँ भी आपका जो प्रेशर है वो नाप सके, आपका जो ऑक्सीजन की जो रेशो जारी है वो नाप सके, एयर की डेंसिटी को नाप सके। अब जो गाड़ियों में ये सब दुनिया भर के सेंसर लग चुके हैं, तो आपके ECM को डाटा प्रोवाइड होता है तुरंत, मतलब फटाक से। जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे डाटा प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। और इवन ये तक डाटा प्रोवाइड होता है कि फ्यूल जो है वो सही क्वांटिटी में जल भी रहा है या नहीं, मतलब वहां पे जो कंबशन हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसके थ्रू में? आपके ऑक्सीजन सेंसर के थ्रू में। तो मॉडर्न कार्स में आपको वार्म अप करने की जरूरत नहीं होती है बिना मतलब से। जो है आप फ्यूल वेस्टेज कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, अगर आप गाड़ी को ज्यादा देर तक आइडलिंग पे छोड़ रहे हैं बिना मतलब से, सिर्फ ये वेट करने के लिए कि मेरी गाड़ी वार्म अप हो जाती है उसके बाद में मैं चलता हूं। जब कार्बोरेटर वाले इंजन आते थे तब उनमें जरूरत पड़ती थी, अब की गाड़ियों में जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरा मैं आपको बताऊं, आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके पास में 4 से 5 साल के बीच की गाड़ी है, आपने नोटिस किया होगा जिस टाइम पे सुबह सुबह आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, स्टार्ट करने के टाइम पे आपके RPM जो हैं वो अपने आप हाई जाते होंगे और उसके बाद में लो आ जाते होंगे। तुरंत जैसे आप स्टार्ट करेंगे RPM गए तुरंत ऊपर और नीचे आ गए। वो कुछ लोगों को समस्या लगती है, और काफी लोगों ने विजिट भी किया होगा सर्विस सेंटर इसी प्रॉब्लम को लेके कि भाई यार सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो अपने आप ये मतलब जो है ना इंजन आवाज करना शुरू कर देता है भयंकर वाली, और उसके बाद में 10-15 सेकंड के बाद में नॉर्मल हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी फ्यूल जो मिक्सचर है उसको रिच किया जाता है आपके ECM के थ्रू में सुबह सुबह में, मतलब कोल्ड स्टार्ट कंडीशन में। अब जो पैसे मैनुअली होता था, जब जिस टाइम पे आपके पास में कार्बोरेटर वाली गाड़ियां होंगी या बाइक्स होंगी, वहां पे आपने चोक देखी होगी, तो चोक लगानी पड़ती थी हमारे को एयर का इनटेक रोकने के लिए। अब ये सारी चीजें जो हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हो रही हैं, तो ना तो आपको चोक लगाने की जरूरत है ना कुछ जरूरत है, ECM आपका कंट्रोल कर रहा है एयर फ्यूल रेशो को। अब पुरानी गाड़ियों में होता क्यों था? कारण क्या था करने का, वार्म अप करने का क्या कारण था? सबसे सिंपल कारण ये था कि जो आपका मैनुअली कार्बोरेटर ऑपरेट कर रहा है सबको, ये फ्यूल रेशो को, अब मान लो कि आपका जो पेट्रोल है, अनबर्न्ड जो फ्यूल है, वो अगर वहां पे आपके पिस्टन साइड वॉल्स वहां पे कंबशन चैम्बर में अगर टिकता है वो जाके, अब पेट्रोल जो होता है बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्वेंट में बोलूं तो जो भी आपका इंजनल चिपका है साइड वॉल्स में, आपका पिस्टन विस्टन ये वो मतलब साइड वॉल्स हो गई, जहां पे भी स्लीव व्लीव में अगर इंजनल चिपका है, बहुत पतली सी फिल्म होती है लुब्रिकेशन की, सो दैट कि वहां पे बिना मतलब के स्क्रैचेस ना पड़े और लुब्रिकेट होता रहे। पिस्टन भी आपका लुब्रिकेट होता है। वो अलग चीज है कि आपका जो क्रैंक हो गई, क्रैंकशाफ्ट जिस टाइम पे घूमती है तो स्प्लैश जो मतलब क्रिएट होता है, स्प्लैश के कारण में वहां पे लुब्रिकेशन होती है, बट होती जरूर है आपके साइड वॉल्स में भी, और वही आपके बचाती है बिना मतलब के स्क्रैच आने में वहां पे। अब वो अगर पेट्रोल वहां पे अनबर्न्ड बच गया और आपका इंजन जो है वो वार्म टेम्परेचर पे नहीं आया, मतलब अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे नहीं आया, उस केस में क्या होता था कि जो सॉल्वेंट बन के वो सारी फिल्म विल्म उतार देगा, और आप गाड़ी जो है वो ठंडी गाड़ी जिस टाइम पे मतलब एकदम लेके जाना शुरू कर देंगे, अब वो सारी लुब्रिकेशन उतर जाएगी, फिर स्क्रैचेस आते थे साइड वॉल्स में, और उसके बाद में फिर वो पिस्टन रिंग विंग बदलवाओ या फिर बाद में इंजन में दिक्कतें आना शुरू हो जाती थी। अब क्या है, अब ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं बची है। सारा मामला इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है और ECM के थ्रू कंट्रोल्ड है, तो फ्यूल रेशो भी डिसाइड होती है, और ऑक्सीजन सेंसर आपका ऑलरेडी सेंस कर ही रहा है कि जितना फ्यूल गया है भाई उस क्वांटिटी के हिसाब से बर्न होकर पहुंच भी रहा है, नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या करते थे पहले में कि रिस्क ना उठाने के चक्कर में, कि बिना मतलब से ऐसा ना हो कि यार रिस्क उठाना पड़ जाए फालतू में। अब पता नहीं है आपको कि कितना फ्यूल बर्न हुआ है नहीं हुआ है, क्या क्वांटिटी में गया अंदर, क्या क्वांटिटी में नहीं गया,
उस चक्कर को बचाने के लिए इंजन को वार्म अप कर लिया जाता था, क्योंकि फ्यूल की एक क्वालिटी होती है, जिस टाइम पे वो वेपर्स में होता है, वेपरस फॉर्म में होता है, तब वो जल्दी बर्न आउट हो जाता है। जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको बर्न होने में टाइम लगता है, तो वो एज ए सॉल्वेंट वहां पे घूम के फिर सत्यानाश कर देता था। तो ये समस्या आती थी। अब ये समस्या खत्म हो गई। बट एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, अगर आपने तुरंत, जैसे मान लो आपने गाड़ी स्टार्ट की है, स्टार्ट करने के बाद में आरपीएम ऊपर गए, उसके बाद में अपने आप कंट्रोल हो गए, पहली चीज तो तब मूव करना शुरू करिए। ऐसा नहीं करिए कि तुरंत गाड़ी स्टार्ट करिए और निकल लिए। आरपीएम आपके ऊपर जाते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद में अपने आप डाउन आ जाते हैं, उसके बाद में आप गाड़ी को मूव कर सकते हैं। बट बावजूद उसके आपको कुछ देर के लिए अपनी गाड़ी पे लोड नहीं देना है, बिना मतलब का इंजन के ऊपर में लोड नहीं देना है, क्योंकि मेटल जो है वो वार्म अप होने के बाद में एक्सपेंड करता है। क्योंकि अभी आपकी गाड़ी का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे गाड़ी नहीं आई है, तो जब तक नहीं आती है तब तक आप कोशिश करिए कि बिना मतलब का रेव अप ना किया जाए, वहां पे स्पीड अप ना किया जाए। हाँ ठीक है, अनअवॉइडेबल सब सर्कमस्टांसिस होते हैं, कोई इमरजेंसी है, कोई दिक्कत आ गई है गाड़ी में, भगा लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग केसेस हो जाते हैं। अब ऐसा मत लिखना शुरू कर देना कि यार कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तब तो हमारे को आप बोलोगे कि नहीं नहीं इंजन खराब हो जाएगा। इंजन सब सही हो जाते हैं, जिंदगियां सही नहीं होती हैं दोबारा, है ना। तो यही मेरी वीडियो बनाने का मकसद था, क्योंकि मिथ है एक, हम बहुत देर तक अपनी गाड़ियों को खड़े रखते हैं और आइडलिंग पे वेट करते रहते हैं कि ये वार्म अप होगा, इंजन नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसके बाद में मूव करेंगे। एक तो वो आपका वो फ्यूल वेस्ट कर रहा है बिना मतलब से, आपकी पॉकेट पे उसका असर पड़ रहा है, साथ में जो आपकी इन्वायरमेंट है उसके ऊपर में भी असर हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन वहां पे क्रिएट हो रहा है बिना मतलब से, उसकी जरूरत नहीं है। तो जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए उसको। मेरा कहने का मतलब यही है कि जरूरत अभी नहीं होती है। तो आशा करता हूं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।